Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today in this video we will discuss few MCQs based on cash flow statements. Students, you all must be knowing that there are various questions being asked in your examination in the previous years based on cash flow statements. So आज के इस वीडियो में हम कैश फ्लो से रिलेटेड MCQs को डिस्कस करेंगे एंड फर्दर वीडियोस में हम कैश फ्लो से रिलेटेड और भी एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे. So subscribe right now if you don't want to miss any notification for further videos because I will be covering every topic from your syllabus, each and every topic. And again, as this one is an MCQ based वीडियो, आई विल सजेस्ट यू द सेम थिंग दैट स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके अपना रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नोट करिएगा एंड देन वीडियो को प्ले करके ये चेक करिएगा कि आपका आंसर कितना सही है. इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इवैल्यूएशन भी हो जाएगा आपके प्रिपरेशन का. सो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, and again if you have any queries just drop them in the comment box. I will surely address your concern, and just to remind, through my channel I am here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos and let's begin now. Okay, the first question here we have is, आपसे पूछ रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इंक्लूड्स. सो स्टूडेंट्स एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि कैश फ्लो का जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इट इंक्लूड्स व्हाट. तो हम सब जानते हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है. आप अभी तक आई थिंक आप सब ने आंसर कर ही लिया होगा, फिर भी मैं ऑप्शंस पढ़ देती हूँ आपके लिए. ऑप्शन ए इज सेइंग ओनली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बी सेज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, या डी ऑल ऑफ दी अबव. तो हम सब जानते हैं कि हम जब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को प्रिपेयर करते हैं तो हम सबसे पहले ऑपरेटिंग एंड देन इन्वेस्टिंग एंड देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को उसमें जो है इंक्लूड करते हैं. उनसे हो रहे कैश फ्लोज को वहाँ पे नोट किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में. तो यहाँ पे आपका डी ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट ऑप्शन होगा. स्टूडेंट्स, हम इन तीनों ही एक्टिविटीज़ को जो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में इंक्लूड करते हैं. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव. इसे मार्क कर लीजिएगा स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. दिस सेज इन कैश फ्लोज when a firm invests in fixed assets and short term financial investments, this will result in. सबसे पूछ रहा है कि कैश फ्लो के केस में अगर एक फर्म फिक्स्ड एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर रही है तो इसका रिजल्ट क्या होगा. यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं. ए सेज दिस विल इंक्रीज इक्विटी यानी कि इंक्रीज इक्विटी, बी सेज इंक्रीज लाइबिलिटी यानी कि इससे लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी, सी सेज डिक्रीज कैश, या डी सेज इंक्रीज कैश. तो आप बताइए स्टूडेंट्स, अगर कोई फर्म फिक्स्ड एसेट्स या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को अक्वायर कर रही है तो इस केस में क्या हो रहा होगा. हम कैश के बदले ही ना कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं, या फिर किसी अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को हमने जो है परचेज किया है, उसमें इन्वेस्ट किया है, तो भी हमारा कैश जो है वहाँ पे यूज़ हुआ होगा ना. हम भले ही ये दो एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं बट एक एसेट जो हमारी जा रही है वो है कैश. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी डिक्रीज्ड कैश. बिकॉज हम कुछ एक्वायर कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कैश का यूज हो रहा है और इसलिए कैश डिक्रीज होगा. तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दिस इज डिक्रीज्ड कैश. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. इसमें देख लेते हैं क्या पूछ रहा है. अ फर्म दैट इशूज स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स टू रेज फंड्स रिजल्ट इन. सो अगर एक फर्म ने स्टॉक्स में को इशू किया और बॉन्ड्स को इशू किया है in order to raise funds, आपसे ये पूछ रहा है कि this will result in. सो अगर हम इशू करते हैं जो है किसी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को सो दैट वी कैन रेज फंड्स, सो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स. बहुत ही सीधा सा इजी सा क्वेश्चन है ये. आई होप अभी तक आप लोग ने आंसर कर लिया होगा, फिर भी मैं ऑप्शंस पढ़ देती हूँ आपके लिए. ऑप्शन नंबर ए सेज डिक्रीजेस कैश, बी सेज इंक्रीजेस कैश, सी सेज इंक्रीजेस इक्विटी, या डी सेज इंक्रीजेस लाइबिलिटी. तो हम कभी भी कोई फंड अगर रेज करते हैं तो दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज कैश. तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि इंक्रीजेस कैश, दिस होल एक्टिविटी विल इंक्रीज द कैश. तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन को करेक्ट मार्क करेंगे. मार्क कर लीजिए आप भी. Next we have question number 4. This says the purchase value of assets over its serviceable life is categorized as. So आपसे पूछ रहा है कि एक एसेट की जो परचेज वैल्यू होती है ओवर इट्स सर्विसेबल लाइफ, यानी कि जो भी लाइफ उसकी जो है एस्टिमेटेड लाइफ होती है उसके ओवर अगर हम जो है कंपेयर करें तो हम इसे क्या कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं स्टूडेंट्स आपको. ए सेज एप्रिशिएटेड लाइबिलिटीज, बी सेज एप्रिशिएटेड एसेट्स, सी सेज डेप्रिसिएशन, या डी सेज एप्रिसिएशन. तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन, क्योंकि जो परचेज वैल्यू ऑफ एसेट्स होती है अगर उसके ओवर हम उसकी सर्विसेबल लाइफ को जो है चेक करें तो वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है स्टूडेंट्स. और नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. इसमें देख लेते हैं क्या है. द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड. तो आपसे पूछ रहा है कि जो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो क्या इंक्लूड करता है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं. ए सेज इट्स स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, बी सेज स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, सी सेज बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, डी सेज नन ऑफ दी अबव.
सो स्टूडेंट्स, जो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। तो एक ऑप्शन कोई सा भी अगर आप चूज़ करेंगे तो वो इनकम्प्लीट आंसर होगा आपका, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, ये दोनों तो इंक्लूडेड होते ही हैं। अदरवाइज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को भी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड किया जाता है। और एक और जो फोर्थ जो है एलिमेंट होता है बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी और स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। तो यहाँ पे हमारे जितने भी ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स, किसी एक पर्टिकुलर को जो है हम टिक करके जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दे सकते, इसलिए हम यहाँ पे डी नन ऑफ द अबव को चूज करेंगे। हाँ, अगर ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे डी की जगह पे जो है नन ऑफ द अबव की जगह ऑल ऑफ द अबव होता तो हम उसे बिल्कुल चूज कर सकते थे स्टूडेंट्स, क्योंकि कैश फ्लोज का जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो होता है, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, ये बिल्कुल जो है आपका बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करता है, ठीक है, यही इंक्लूडेड होता है बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। Okay, next we have question number 6. The statement of cash flow clarifies cash flow according to. So आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स की जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो होता है यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, दिस क्लैरिफाइज कैश फ्लो अकॉर्डिंग टू, आपसे पूछ रहा है कि कौन से एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जब प्रिपेयर किया जाता है तो जो कैश फ्लो है उसे हम क्लैरिफाई करते हैं किस तरह से। तो यहाँ पे ए सेज ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग फ्लोज, बी सेज इनफ्लो एंड आउटफ्लो, सी सेज इन्वेस्टिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग फ्लोज, डी सेज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो जो है उसे असरटेन करते हैं, देन इन्वेस्टिंग एंड देन फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। दिस स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, दिस क्लैरिफाइज कैश फ्लो अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग, देन इन्वेस्टिंग एंड देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ डी ऑप्शन को आप मार्क कर सकते हैं, ये करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछ रहा है आपसे कि कैश फ्लो एग्जांपल फ्रॉम अ फाइनेंशियल एक्टिविटी इज। सो स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है कि कैश फ्लो एग्जांपल फ्रॉम अ फाइनेंशियल एक्टिविटी इज। सो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा एग्जांपल है जो आपको फाइनेंशियल एक्टिविटी से हो रहे कैश फ्लो का एक एग्जांपल है, यहाँ पे दिया हुआ आपको। तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बी सेज रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, सी सेज कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, या डी सेज परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो सबसे पहले अगर आप डी से देखें स्टार्ट करें तो यहाँ पे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स तो हम सब जानते हैं ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो हम इस ऑप्शन को बिल्कुल काउंट नहीं करेंगे। सी से कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई स्टूडेंट्स, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा करेक्ट। बी सेज रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो किसी भी तरह की अगर हमने इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स को जो है रिसीव किया होता है अगर, तो वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है स्टूडेंट्स, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बिल्कुल नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। और इन केस ऑफ कोई इंटरप्राइज जो फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज होते हैं, अगर उसका केस रहेगा तो कोई भी जो रिसिप्ट इंटरेस्ट या डिविडेंड के थ्रू आती है उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में डालते हैं, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं जाती। बट फिलहाल यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ मेंशन नहीं है कि ये जो फर्म है या इंटरप्राइज है वो फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है, तो हम इसे बिल्कुल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तरह ट्रीट करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। बट यहाँ जो आपका ऑप्शन ए है ना, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये है एग्जाम्पल आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी का, तो यहाँ पे आप ए ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देख लेते हैं। ओके, बाय मिस्टेक मुझसे ये डी जो है मार्क हो गया है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए उसे हाईलाइट कर देती हूँ, वेट, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसे आप मार्क कर लीजिएगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको सारे ही ऑप्शंस को एग्जाम्पल के साथ बताया है कि कौन सा जो है ऑप्शन कौन से फाइनेंशियल एक्टिविटी या ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग कौन सी एक्टिविटीज़ के अंडर में आता है। बट यहाँ पे ए बी सी डी मैंने एक्सप्लेन किया है, ए भी मैं बता दे रही हूँ कि ये पेमेंट ऑफ डिविडेंड हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है स्टूडेंट्स, किसी भी तरह का डिविडेंड अगर पे किया जा रहा है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंडर में आता है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है कि कैश फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज। सो इस क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जनरेट हो रहे कैश फ्लो का एक एग्जाम्पल बताना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सेज इशू ऑफ डिबेंचर, बी सेज रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, सी सेज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर कैश, डी सेज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का एक एग्जाम्पल जो हम देख सकते हैं वो है डी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय अ नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज, क्योंकि इसके अलावा जितनी भी जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ कोर्स ये जो है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन ये भी जो है
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आता है किसी भी तरह की अगर बोरोइंग हमने जो है की थी और वो अमाउंट अब हम बोरोड अमाउंट को रिटर्न कर रहे हैं तो वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है स्टूडेंट्स। और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कैश ऑब्वियसली ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल हो सकता है कि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। तो यहाँ पे हम डी ऑप्शन को मार्क कर लेंगे स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन यही है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। दिस सेज कैश फ्लो एग्जांपल फ्रॉम एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज। सो यहाँ पे आपसे अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक एग्जांपल पूछ रहा है, तो देख लेते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एग्जांपल है। ए सेज परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स, ठीक है, बी सेज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, C says interest paid on term deposits by a bank, D says issue of equity share capital। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स वो होगा इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म डिपॉजिट्स बाय अ बैंक। तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अदरवाइज जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ए देख लीजिए परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स, अगर हम बाय बैक करते हैं किसी भी तरह के जो है डिबेंचर्स का या इस तरह की कोई चीज़, तो ये आपकी जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफकोर्स ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अगेन ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो ये जो हमारा ऑप्शन सी है दैट इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म डिपॉजिट्स बाय अ बैंक, ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अकाउंट होता है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। दिस सेज विच आइटम कम्स अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन कैश फ्लो। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका कौन सा आइटम है जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंडर में आता है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज से हो रहे कैश फ्लो के अंडर में। तो यहाँ पे ए सेज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बी सेज इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सी सेज इंटरेस्ट पेड या डी सेज ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही जो है फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है स्टूडेंट। किसी भी तरह का इंटरेस्ट या डिविडेंड हम पे करते हैं तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, और प्रेफरेंस शेयर को इशू करना ऑब्वियसली इट्स अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के ही अंडर में आता है। तो हम डी को मार्क कर सकते हैं दैट ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, आप मार्क कर सकते हैं इसको डी, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। Okay, all right students, this is all for today. I hope the MCQs were clear to you, and as I upload videos daily and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet, and please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box. Stay tuned to my channel, और अगर आपको BHU BCom entrance से related किसी भी topic में कोई भी confusion है तो mention that in the comment box, I will include them as well. And please like the video, share it with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning students.